हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो जो बिज़नेस कंप्यूटिंग की क्लासेस हैं हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। 4 से 5 क्लासेस हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आज हम जो है नेक्स्ट क्लास करते हैं अपनी इसमें इसी सीरीज़ में कंटिन्यू। तो जो हम कर रहे थे उसमें काफ़ी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे इन्फ्लेशन एंड डिमांड फोरकास्टिंग। ये क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन क्या होता है। किसी भी कंट्री में आप लोगों ने सुना भी होगा कि फलानी फलानी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया है। क्या होता है कि जो प्राइजेज़ हैं चीज़ों के, आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, चीज़ों के प्राइस हैं जो वो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। और जो है आप जितना पैसा कमा रहे हो उस पैसे में जो आपकी जो चीज़ें हैं आप वो कम खरीद पा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गो अप ओवर टाइम, ठीक है, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे दिन पे दिन, सो योर मनी बाइज लेस देन बिफोर। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि पहले जो आप किताब है वो पहले आप खरीदते थे 100 रुपये की, ठीक है, एक नोटबुक आप पहले 100 रुपये की खरीदते थे, लेकिन जो 1 साल बाद वो किताब कितने रुपए की हो गई है, 110 रुपये की हो गई है। तो इन्फ्लेशन रेट इसमें कितना हो गया है हमारा, 10% हो गया है, ठीक है। 10% हम इन्फ्लेशन कैसे काउंट करते हैं, इन्फ्लेशन रेट वो भी मैं आपको बता देती हूँ इन्फ्लेशन रेट कैसे काउंट होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे करंट, जो करंट प्राइस है जो वो कितना है, ठीक है, करंट प्राइस, एंड देन उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रीवियस प्राइस, प्रीवियस प्राइस, ठीक है। देन उसके बाद इसे हम डिवाइड कर देंगे प्रीवियस प्राइस से, ठीक है, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये क्या आ जाएगा हमारा इन्फ्लेशन रेट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि करंट प्राइस आपका कितना है अभी 110, एंड पिछला प्राइस कितना था 100, एंड प्रीवियस प्राइस 100, ठीक है। तो 10/100 इंटू 100, तो कितना हो गया है ये 10% हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इन्फ्लेशन रेट को काउंट करते हैं। देन उसके बाद है कितने टाइप्स के होते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है कि डिमांड किसी भी चीज़ की ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई जो है वो कम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, डिमांड जो होती है वो इन्फ्लेशन को पुल कर रही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सीजन, जैसे अब कोई भी फेस्टिवल सीजन आया है, दिवाली जैसे आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि मिठाई की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो हर कोई मिठाई चाहता है, तो उससे फिर क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। तो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिमांड है जो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, वो क्या होता है हमारा डिमांड इन्फ्लेशन। उसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट भी करती है इन्फ्लेशन को पुश। क्यों, क्योंकि अभी मान लो पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के प्राइस भी बढ़ेंगे, ओबियस है ये, तो ट्रांसपोर्ट के भी बढ़ेंगे, तो जो वेजिटेबल्स है उसके भी प्राइस बढ़ेंगे। तो अगर कॉस्ट किसी भी चीज़ की, एक पर्टिकुलर चीज़ की बढ़ती है, तो वो क्या होता है कि उस तरीके के जितने भी जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका भी जो है कॉस्ट वो हाई हो जाता है। तो क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट राइज, प्रोडक्शन की अगर कॉस्ट हमारी राइज होगी तो कंपनीज चार्ज मोर फ्रॉम कस्टमर्स, तो कंपनीज क्या करेंगे, अपने कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करेंगी। उसके बाद स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, प्राइस भी बढ़ जाता है चीज़ों का, अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने पीक पे होती है और ग्रोथ भी लो हो जाती है। जब सारी चीज़ें एक ही टाइम पे होंगी तो ऑब्वियस है कि स्टैगफ्लेशन आएगा और कंट्री में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अभी जैसे 2022 में श्रीलंका में जो आया था वो क्या था, स्टैगफ्लेशन था। हर एक चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास रोज़गार नहीं था। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताऊं तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, एनकरेज करता है स्पेंडिंग, लोग ज़्यादा इसमें खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती है, ठीक है, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। इंक्रीज करता है बिजनेस में प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो देखो परचेजिंग पावर यहाँ पे लोगों की रिड्यूस हो रही है, ठीक है, इस तरीके से होता है। जो लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाती है। जहां आदमी पहले 100 रुपये खर्च करा था वो अब 110 रुपये खर्च कर रहा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी जो है वो बढ़ जाती है। सेविंग्स इसी वजह से हमारी जो है वो कम होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसमें
जो कस्टमर की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है तो भी हमारा जो है इन्फ्लेशन आ सकता है। अगर कॉस्ट जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं चीज़ों के, अगर प्रोडक्शन प्राइस बढ़ रहे हैं चीज़ों के, तो उससे भी हमारा क्या है, इन्फ्लेशन आ सकती है। ठीक है, अगर सप्लाई चेन अगर डिस्ट्रप्शन हो जाता है कहीं भी, अगर मान लो ट्रांसपोर्ट में ही कोई डिस्ट्रप्शन हो जाता है तो जो ये है कंपनीज को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वेजिटेबल्स को सप्लाई करें। तो उस वजह से भी चीज़ों में क्या है, महंगाई बढ़ती है किसी भी कंट्री में, और क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। गवर्नमेंट अगर नई नई पॉलिसीज़ लेके आती है, टैक्स को ज़्यादा बढ़ा देती है, तो भी इन्फ्लेशन की जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसमें हम पढ़ेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है। डिमांड फोरकास्टिंग इसमें शायद मैं ऐड करना भूल गई हूँ, लेकिन मैं इसमें आपको वैसे बता देती हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि फ्यूचर की जो डिमांड है चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की, जो फ्यूचर की डिमांड्स है प्रोडक्ट्स की, वो किस तरीके से बनाई जाती है। कि अभी जैसे मान लो देखा जाता है कि अभी समर है, ठीक है, अभी समर है, ठीक है, समर में देखा गया कि एसी की जो परचेजिंग है, लोग एसी जो है वो ज़्यादा खरीदते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले से फोरकास्ट कर लिया है कि पर्टिकुलर चीज़ की जो है डिमांड समर वेकेशन में जो है, समर में बढ़ेगी। तो वो हमारे क्या होती है, डिमांड फोरकास्टिंग होती है। ठीक है, कि पहले ही ये आइडिया लगा लेना कि पर्टिकुलर चीज़ की जो है डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जो कंपनी है वो ज़्यादा करती है। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग कितने टाइप्स की होती है हमारी, 3 टाइप्स की होती है। शॉर्ट टर्म होती है एक तो, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, एंड सेकंड हमारी कौन सी होती है, मीडियम टर्म, एंड थर्ड हमारी होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो हमारी शॉर्ट टर्म होती है वो 1 साल तक होती है, ठीक है, अप टू 1 ईयर। एंड हमारी मीडियम टर्म कौन सी होती है, 1 से 3 साल के बीच में होती है। और लॉन्ग टर्म कौन सी होती है, 3+ ईयर्स के लिए होती है। ठीक है, तो ये हमारी होती है डिमांड फोरकास्टिंग की, किसी भी चीज़ के लिए पहले से फोरकास्ट कर लेना कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा CRR। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीआई के जो टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। इसमें क्या होता है कि जो बैंक है ना, वो अपना टोटल जो जितना भी उसका डिपॉजिट होता है, ठीक है, बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है, जैसे कि मान लो कोई भी बैंक है, जैसे कि 100 करोड़ जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, उसने क्या किया है कि उसने 4% इसमें से CRR रख लिया है। उसने अपना क्या किया है कि मान लो बैंक के पास 100 रुपये हैं, उसने उसमें से क्या किया है, 4%, 4 रुपये उसने क्या कर लिए, उसमें से रिजर्व रख लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। और ये 4 रुपये कहाँ बैंक सेव रखेगा, हमारा RBI के पास। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैश रिजर्व रेशो। मतलब कि कोई भी बैंक है जो अपने सेफ साइड के लिए, कि कल को पैसे की प्रॉब्लम हो तो वो अपने जो कैश को है वो अपना ले सके। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई भी बैंक जो अपने थोड़े बहुत कैश को, ये अलग अलग डिसाइड होता है कि कितना जो है बैंक रखेगा। ठीक है, तो वो जो बैंक हमारा RBI के साथ अपने पैसे को कैश के फॉर्म में सेव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। तो इस पे जो देखो, ये बैंक ने सेव किया है, अब आपने RBI ने तो नहीं मांगा कि मुझे इतना पैसा दो। जब बैंक इसको RBI के पास डिपॉजिट कर रहा है, सेव कर रहा है, तो उस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बैंक को जो है RBI कोई इंटरेस्ट भी नहीं देता है। ठीक है, दिस एंश्योर द बैंक ऑलवेज हैज़ सम कैश अवेलेबल। ठीक है, बैंक के पास थोड़ा बहुत कैश है, ये इंश्योर करता है कि कैश बैंक के पास है ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर किसी भी बैंक का अगर CRR हाई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बैंक ने अपना ज़्यादा पैसा है जो वो कैश में सेव कर रखा है, तो दैट मीन्स बैंक को जो है लोगों को लोन देने के लिए पैसा क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक की अगर CRR हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास जो लोन है वो अब बैंक कम देगा। अगर CRR बैंक की लो है, मतलब कि बैंक ने कम पैसा सेव करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक जो है लोन ज़्यादा दे सकता है। ठीक है, तो लो CRR मोर मनी फॉर लोन्स। ठीक है, हाई CRR लेस मनी फॉर लोन्स।
तो हाई सीआरआर में इकोनॉमी जो स्लो हो जाती है और लो सीआरआर में क्या होता है, इकोनॉमी फास्ट ग्रो करती है हमारी। उसके बाद है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर में क्या होता है कि जो बैंक है ना, बैंक अपना क्या करता है, कुछ ना कुछ अपना पैसा है, जो बैंक का जो कुछ ना कुछ पैसा है वो कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, जब बैंक जो है वो अपने ही पास रखता है, ठीक है, बैंक के खुद के पास होता है। ये किसके पास था? आरबीआई के पास सेव किया था। तो जो बैंक अपने खुद के पास रखता है वो क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही बात है, अगर बैंक ज़्यादा एसएलआर अपने पास रखेगा तो उसके पास कम पैसा होगा लोन को देने के लिए। अगर बैंक की एसएलआर लो है तो इसका मतलब क्या है, बैंक ज़्यादा पैसा लैंड कर सकता है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग एसएलआर है तो कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, ठीक है, लेस लैंडिंग। अगर डिक्रीजिंग एसएलआर है तो मोर लैंडिंग, और क्या करता है ये, ग्रोथ को देन प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जब जब बैंक जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। जब बैंक जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से, जो बैंक है, बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, उधारी पैसा मांगता है किसी न किसी इंटरेस्ट पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे जब आरबीआई से पैसा मांगता है बैंक, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो बैंक है वो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, कि हाँ भाई आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं इतना रेंट, आप इतना जो इंटरेस्ट आपको दे दूंगा, और जो है पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं आपको आपका पैसा वापस लौटा दूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेपो रेट। जैसे कि एसबीआई को 1000 करोड़ रुपए चाहिए हैं, तो इसने आरबीआई से कितने रेट पे लिए? 6.5 इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो हम नॉर्मली इसको क्या कह देते हैं, इंटरेस्ट कह देते हैं। जो बैंक की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे हम बैंक टू बैंक हो रहा है ये, तो रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। एसबीआई कीप्स गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स एज कोलेटरल। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसमें, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक टाइप से हम कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफिकेट है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो किसी को भी, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए है रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट ये तो है नहीं कि एकदम से टैक्स बढ़ा देगी या फिर डोनेशन मांगेगी, तो उसके बदले क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारी जो है सिक्योरिटीज़ लो, सिक्योरिटीज़ लो और हमें पैसा दे दो, ठीक है। तो जैसे एक बैंक है, एक बैंक क्या करता है कि जाता है और इन सिक्योरिटीज़ को, मतलब टाइप ऑफ कूपन हम इन्हें कह सकते हैं, सिक्योरिटी को खरीदता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपया है जो 1 करोड़ रुपए में इस सिक्योरिटी को खरीदता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके बदले क्या करती है कि इस सिक्योरिटी को दे देती है, 1 करोड़ रुपया लेके जो है बैंक को सिक्योरिटी दे देती है, सिक्योरिटी देती है। लेकिन ये नहीं सिर्फ बैंक को सिक्योरिटी दे रही है गवर्नमेंट, उसके बदले जो आपने 1 करोड़ रुपया दिया ना, इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, साथ में आपका कोई ना कोई जो है टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपका ये 1 करोड़ रुपया है ये भी गवर्नमेंट आपको वापस लौटा देती है। ये होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है हमारा? तो रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स से जब पैसा लेती है, वो जो रेट होती है उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जब आरबीआई पैसा उधार ले रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक पैसा उधारी ले रहा था तो उसे हम क्या कह रहे थे, रेपो रेट कह रहे थे, ठीक है। व्हेन बैंक्स हैव एक्स्ट्रा कैश दे डू नॉट नीड, दे पार्क इट विद एसबीआई एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। तो वो अपना पैसा क्या है, आरबीआई को दे देते हैं और उस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ऑलवेज लोअर देन रेपो रेट। तो ये क्या होता है, हमेशा रेपो रेट से कम ही रहता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, एचडीएफसी बैंक हैज़ एक्सेस 500 करोड़ रुपीज़। तो ये क्या करती है, आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं और इस पर हर साल कितना आरआर लेती है, 6.25, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा रिवर्स रेपो रेट काम करता है। उसके बाद है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, आरबीआई लेंड्स टू द बैंक विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी और गारंटी। आरबीआई जो है
जब किसी बैंक को पैसा देती है आरबीआई जो है, इसमें कोई भी ना तो गारंटी होती, ना ही कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती, ना ही कोई भी कोलेटरल होता और नो रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो ये क्या होता है, बैंक रेट होता है और ये हमेशा रेपो रेट से हाई ही रहता है। ठीक है, समझ में आया। जो रेपो रेट था वो शॉर्ट टर्म के लिए था। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए था। तो आरबीआई इसमें क्या करी थी, लैंड मनी, जो मनी है, जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक्स को उधारा दे रही थी। इसमें क्या है, इसमें भी आरबीआई जो है पैसा उधारी दे रही है बैंक को, लेकिन लेकिन क्या है कि इसमें जो है, इसमें गारंटी नहीं है। ठीक है, इसमें जो है गारंटी नहीं है। उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, आरबीआई बाइज और सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द मार्केट टू कंट्रोल हाउ मच मनी इज इन द इकोनॉमी। मतलब कि आरबीआई जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जहाँ पे खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना, अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब बेचा जाता है, खरीदा जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा, ताकि जो है मनी की जो सप्लाई है वो ठीक रहे मार्केट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, आरबीआई बाइज एंड सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द मार्केट टू कंट्रोल हाउ मच मनी इज इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई सेल बॉन्ड्स टेक्स मनी आउट ऑफ द मार्केट। जब आरबीआई जो है इन बॉन्ड्स को सेल करती है तो आरबीआई जो है पैसा कलेक्ट करती है। कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है हमारी। जब आरबीआई खरीदती है, ठीक है, यहाँ पे तो बेच रही है बॉन्ड्स को, जब खरीदती है तो क्या होता है, जब खरीदेगी तो ऑब्वियस उसे पैसा तो देना पड़ेगा मार्केट में, तो वो फिर क्या करता है, हमारी ग्रोथ को बूस्ट करता है। ठीक है, तो जो इससे आगे वाला पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ये जरूर काम करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स जितने भी DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, सभी के साथ तुरंत अभी जो है, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स DSSB की तैयारी करें, हर किसी के साथ शेयर करो, हर किसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।